मना रहे लोग। वाराणसी आरोप। पूरा देश और देश की जनता, काशी तो वैसे भी सांस्कृतिक राजधानी है, ऐसी मान्यता है कि विश्व की सबसे पुरातन नगरी है। विश्व को संस्कृति का एक पाठ भी पढ़ाती है काशी। लेकिन राहुल गांधी क्या बोलते हैं और उनके बात का क्या वजन है, पूरे देश की जनता, एक एक जनता जानती है कि कब क्या बोलेंगे, किससे लिए बोलेंगे। न वो समझते हैं न जनता समझ पाती है। धर्म की कोई दलाली नहीं कर सकता। धर्म को धार्यते इति धर्मः, धर्म को धारण किया जा सकता है। धर्म को प्रत्येक व्यक्ति धारण करता है और प्रत्येक व्यक्ति का धर्म होता है। प्रत्येक व्यक्ति का जो धर्म होता है उसको सुप्रीम कोर्ट ने 171 पृष्ठों में परिभाषित किया। परिभाषित करते हुए कहा कि हिंदू धर्म क्या होता है, हिंदू धर्म को उसने बताया। तो राहुल गांधी के वक्तव्य को सुनकर के कुछ रुचि भी आती है, बड़े रोचक होते हैं, हंसने का अवसर भी मिलता है। अब तो बच्चे भी उनके भाषण को सुनकर के हंसते हैं, तो उनकी बातों को सुनना नहीं चाहिए, गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। जी, अब आते हैं काशी पर, बनारस पर। चौतरफा विकास की बात करती है बीजेपी, लेकिन विपक्ष है कि संतुष्टि नहीं होता। आए दिन ट्वीट की जाती हैं पिक्चर्स कि देखिए कहां हो रहा है विकास, सड़कों पर गड्ढे नहीं, गड्ढों में सड़कें हैं। इन ट्वीट्स पर क्या कहेंगे, इन पिक्चर्स पर क्या कहेंगे? कोरोना का जब फर्स्ट वेव आया उसके बाद फिर सेकेंड वेव भी आया। उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री जी जिले जिले घूम करके चिकित्सा सेवाएं, सुविधाओं के अच्छे से सुचारू रूप से सबको व्यवस्था मिल सके, इसकी चिंता कर रहे थे। जो भी विधायक थे भारतीय जनता पार्टी के, अपने अपने क्षेत्र में, अपने जिले में, अपने सामर्थ्य से भी ज्यादा घर घर जाकर के लोगों से बात करते थे, अस्पतालों में जाते थे। ऐसे जो संक्रमित थे उनको भी उठा करके ले जाकर के अस्पताल में व्यवस्था हो। सेकंड में भी ऐसे ही हुआ। उस समय भी ये विपक्ष के लोग ट्वीट करते थे घर में बैठ करके। तो ये घर में बैठ करके जो ट्वीट करते हैं, हमको नहीं लगता कि उनकी बातों को कोई जनता मानती है या जानती है या समझती है या कोई सम्मान करती है। काशी जगत की सबसे न्यारी काशी, विश्व की सबसे पुरातन नगरी काशी, अध्यात्म और संस्कृति की राजधानी काशी, देवों में देव महादेव बाबा विश्वनाथ की काशी, मां गंगा की काशी, 12 ज्योतिर्लिंग की काशी, 9 देवी की काशी, 9 गौरी की काशी, 8 विनायक की काशी, 8 प्रधान विनायक की काशी, 56 विनायक की काशी, 8 भैरव की काशी, 11 विष्णु की काशी, 12 आदित्य की काशी। उस काशी के विकास की परिकल्पना मोदी जी ने बनाया और एक एक चीज को उसके पक्ष को लेते हुए काम किया। ये जो ट्वीट वाले हैं ना, इस काशी के साथ लगातार जब सरकार में रहे, जब इनकी सरकारें रहीं, काशी के आध्यात्मिक पक्ष को, यहां के सांस्कृतिक पक्ष को जितना दबाने का उनके पास साहस था, शक्ति थी, दबाने का प्रयास किए, लेकिन काशी पर कोई असर नहीं पड़ा। काशी अपनी दिव्यता को सजो करके उसी तरह रखे हुई थी जिसको भव्य स्वरूप माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रदान किया जा रहा है। अच्छा, ऐसा क्या हुआ बीते कुछ सालों में काशी की जो इतिहास है, जो उसकी अस्मिता है, वो बनी रहे और काशी स्मार्ट भी हो जाए, मॉडर्न भी हो जाए? ये परिकल्पना की प्रधानमंत्री मोदी ने, लेकिन इससे पहले क्यों नहीं हो पाया? देखिए, काशी की महत्ता को मैंने आपसे पहले ही बताया। काशी की महत्ता को, अयोध्या की महत्ता को, नैमिषारण्य, ब्रज क्षेत्र, विंध्यवासिनी, चित्रकूट, यहां बगल में प्रयाग और प्रयाग से लगा हुआ सखा भक्ति के प्रतीक निषादराज गुह की स्थली सिंगवेरपुर, ये जो स्थल थे ना, केवल उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक पहचान के केंद्र नहीं थे, उत्तर प्रदेश के आध्यात्मिक पहचान के केंद्र नहीं थे।
ये सभी पूरे भारत के सांस्कृतिक पहचान को, सांस्कृतिक पक्ष को अपने अंदर धारण करने वाले पक्ष थे। एक भय विपक्षी दलों के मन में था। कांग्रेस ने सर्वाधिक राज किया, सपा आई, कुछ दिन बसपा भी रही। सबके मन में एक भाव था, एक भय था कि कहीं एक विशेष वर्ग का मतदाता उनसे नाराज ना हो जाए इन स्थलों के सुंदरीकरण करने पर, इन स्थलों के विकास करने पर या मां गंगा के निर्मलीकरण करने पर। इस कारण से ये जितने भी सांस्कृतिक पक्ष के स्थल थे या जो भी सांस्कृतिक केंद्र थे, उनको उपेक्षा की नजरों से देखा गया। काशी में जब बाबतपुर से कोई आता था तो एक रास्ता था, छोटा सा पतला था। उस पतला सा रास्ता, जिसके 4 गुना चौड़ा आज रास्ता बाबतपुर से काशी के लिए बना है, वह रास्ता दुर्घटना का केंद्र माना जाता था। रोज ही कोई न कोई काल कवलित दुर्घटना के कारण, एक्सीडेंट के कारण वहां पर हो जाता था। आज जब कोई व्यक्ति आता है, बाहर से आता है, बहुत दिनों से यदि काशी से बाहर गया है, उस रोड से आता है, तो एक बार वो भौचक हो जाता है कि क्या मैं काशी में ही आया हूं, कहीं और तो नहीं चला गया। जी। रिंग रोड बहुत पुरानी परियोजना, हमारे राजनाथ सिंह जी यहां पर जब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने भी इसकी चर्चा की थी, लेकिन उस पर किसी ने काम नहीं किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके प्रेरणा से आज रिंग रोड का फेज 1 समाप्त हो चुका है और फेज 2 पूर्ण होने की स्थिति में है। अगली बार जब भी, बहुत जल्द ही उसका लोकार्पण होने की योजना पर हम लोग काम कर रहे हैं। मां गंगा का आचमन करना दूभर हो गया था। जी। लोग ट्विटर पर लिखते हैं, आज भी लिखते हैं कहीं कहीं देख करके, ये वही मां गंगा है जिनके घाटों को कूड़ा घर बना दिया गया था। एक घाट का दूसरे घाट से संपर्क नहीं होता था, गंदगी रहती थी। 43 जगह पर बड़े सीवर लाइन, सीवर के पाइप गंगा जी में सीधे जाते थे माने। और सबसे बड़ी चीज, विश्व की सबसे पुरातन नगरी, और यहां पर एक भी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट फंक्शनल नहीं था। मोदी जी के आने के पहले एक सिंगल सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट फंक्शनल नहीं था, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के आने के बाद, उनके प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश की सरकार ने, योगी जी के नेतृत्व में आज यहां पर 2-2 एसटीपी फंक्शनल है। सीवेज जो गिरते थे मां गंगा में, वो बंद हो गए। तीसरा एसटीपी रमना का पूर्ण हो चुका है, बहुत जल्द वो भी लोकार्पित होगा। एक चौथा एसटीपी की भी परियोजना पर काम चल रहा है। यह काशी है। इस काशी में मां गंगा के घाटों के सुंदरीकरण को जब आप देखेंगे, फसाड लाइटिंग हो, गंगा के घाटों का इतिहास हो, ये किसी ने देखा नहीं। किसी ने, विपक्षी दलों ने केवल तुष्टीकरण के कारण उस पर काम नहीं किया। केवल उनको लगता था कि यदि हम कर देंगे तो एक वोट बैंक हमारा खराब हो जाएगा। ये स्थिति थी। काशी के जो हमारे यहां काशी में बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने लोग आते हैं, 1916 में जब पूज्य बापू यहां पर आए थे, तो 1916 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के लोकार्पण के समय उन्होंने कहा था, गलियों के बारे में बहुत खराब टिप्पणी की थी, लेकिन किसी ने उसको पढ़ा नहीं, देखा नहीं, उसको उस पर काम नहीं किया। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन नेतृत्व में भव्य और दिव्य विश्वनाथ धाम का निर्माण प्रचलित है, चल रहा है। यही नहीं, काशी जब लोग आते हैं, मां गंगा के घाटों को देखने आते हैं, बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने आते हैं और बनारस की गलियों को देखने आते हैं, उन गलियों का भी पूर्ण कायाकल्प हो जाए, इस प्लान को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और कुशल प्रेरणा से आज पायलट प्रोजेक्ट पर बाबा विश्वनाथ धाम के आसपास के जो मोहल्ले हैं, उसके गलियों का पूरा डेवलपमेंट का काम, चाहे उसके सीवेज पाइप हो, पानी के पाइप हो, गलियों के पत्थर हो, गलियों का रंग रोगन हो, ये सभी चीजों को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा मार्गदर्शन में काम चल रहा है, पूर्णता की ओर है। बिल्कुल, तो सभ्यता और संस्कृति बने रहे, वैभवता भव्यता भी वैसी रहे और साथ ही बनारस स्मार्ट भी हो जाए, यानी कि बना रहे बनारस। बहुत बहुत धन्यवाद नीलकंठ तिवारी जी आपका हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए, कीमती समय निकालने के लिए। आप स्टेज पर बने रहिए प्लीज। अच्छे और ईमानदार दोस्त जो आज के दौर में मिलना थोड़ा मुश्किल है, और जब बात सियासत की हो तो दगा देने वाले ज्यादा मिलते हैं, मगर
कैलकुलेटर और रजिस्टर बरामद। बरेली में स्मैक तस्कर की करोड़ों रुपए की संपत्ति पर चला बुलडोजर। बैंक्वेट हॉल की कीमत बताई जा रही है 15 करोड़ रुपए। पीलीभीत में पुलिस ने तमंचा लेकर टहल रहे लड़के को पकड़ा। इनके पास से 12 बोर का तमंचा, 2 जिंदा कारतूस बरामद। मुजफ्फरनगर में मामूली बात को लेकर 2 पक्षों में मारपीट, जमकर चले लाठी डंडे, वीडियो वायरल हुआ। मारपीट में कई लोग जख्मी। ललितपुर में बेकाबू बस नदी में पलटी, 25 से 26 सवारियां इस बस में मौजूद थीं, सभी को सकुशल निकाला गया। कानपुर हाईवे पर कंटेनर और ट्रक की जोरदार टक्कर, कंटेनर चालक कैबिनेट में ही फंसा, गांव वालों ने कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। काफी दिन से ये पेंडिंग था। हम लोग कई जगह पे चर्चा थी कि अब होगा, अब आपको बनाया जाएगा। भाजपा के आप लाए हैं बहुत साल से, तो कुछ आपको लगता है थोड़ा लेट कर दिया बनाने में? सही टाइम पे बनाया कि चुनाव के ठीक पहले बनाया? पहले तो मुझे लगता है कि मेरी यही जीत है कि आप जैसे इतने शुभचिंतक हैं जो बार बार ये सोच रहे हैं कि मुझे मंत्री परिषद में शामिल होना चाहिए। तो हम लोग जब राजनीति के क्षेत्र में आते हैं तो हमारी आकांक्षा क्या होती है? जनता के दिल में हमारा स्थान बने। तो अगर आप सभी का इतना स्नेह है, आप सभी का इतना प्रेम है, तो मुझे लगता है कि अपने आप में मुझे मेरे कार्य में सफलता मिली है। रही बात मंत्री परिषद में सम्मिलित होने की, तो मैं इतना ही कहूंगी कि माननीय प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार है। उनका जो निर्णय है, जिस समय पर है, हमको स्वीकार है और जो दायित्व उन्होंने दिया है उसका निर्वहन करेंगे पूरी निष्ठा के साथ। इसलिए मैंने पूछा कि लास्ट टाइम भी आपको जब बनाए थे मंत्री तो ठीक चुनाव के पहले 2016 के एंड में आप बनाए थे, इस बार फिर आ गया चुनाव असेंबली का। तो ये जो टाइमिंग है, आपको एक एज ए एलाय पार्टनर बीजेपी के साथ आपने काम किया काफी टाइम से, आपको क्या लगता है कि ये एक स्ट्रेटेजी होती है राष्ट्रीय पार्टी की कि छोटी पार्टियों को एन वक्त पे ही एडजस्ट करें, उनका वोट बैंक को अपने वोट बैंक के साथ आत्मसात करें? इसके पीछे ये इस टाइप की सोच रहती है? देखिए, बड़ी पार्टी हो या छोटी पार्टी हो, दोनों की अपनी ताकत होती है और दोनों को एक दूसरे की ताकत की आवश्यकता है, इसलिए दोनों एक साथ आते भी हैं। और मुझे लगता है कि अपना दल और भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रदेश की और देश की राजनीति में एक और एक मिलकर 11 होता है, इस बात को साबित किया है। और जहां तक अपना दल के मंत्री परिषद में भागीदारी की बात है, तो मैं इतना ही कहूंगी कि हमारी पार्टी के कार्यकर्ता जब अपने राजनीतिक सामाजिक विचारधारा को आगे लेकर चलते हैं तो हमारी निगाह मंत्री परिषद पे नहीं रहती, बल्कि इस बात पे रहती है कि जिस सामाजिक न्याय के एजेंडा को लेकर हमारी पार्टी बनी है, पार्टी की स्थापना हुई है, हम उसके लिए कितनी ईमानदारी से संघर्ष कर रहे हैं। निश्चित रूप से एक बड़ी जिम्मेदारी मिलती है, बड़ा पद मिलता है, तो हम और भी ज्यादा आगे बढ़ के काम करते हैं। लेकिन किसी पद का मिलना या ना मिलना ये इस बात को तय नहीं करता कि हमारा सामाजिक न्याय की चिंतन धारा का जो सफर है उसमें किसी प्रकार की कोई कमी आएगी, वो उतनी ही मजबूती के साथ चलता रहता है। मैम, सवाल इसलिए भी है क्योंकि अन्य राजनीतिक कई आपने देखा होगा, कई क्षेत्रीय पार्टियों का एक अलायंस बन रहा है। समाजवादी पार्टी भी एक ओबीसी कंसोलिडेशन एक अलायंस वो भी बना रहे हैं, उसमें कई पार्टियों को एडजस्ट कर रहे हैं। तो आपने इस पूरे इन सालों के दौरान कभी कोई दूसरा ऑप्शन के बारे में नहीं सोचा या भाजपा के साथ ही आपने सोचा? इसके बारे में बताइए। मैंने अभी आपसे कहा कि अपना दल और भारतीय जनता पार्टी ने एक और एक 11 बनकर दिखाया है और 3 इलेक्शन हमने साथ में लड़े हैं और तीनों के परिणाम 2017 का, 2014 का, 2019 का आपने देखा कि जनता का हमें कितना समर्थन मिला है और एक बदलाव को जनता ने स्वीकार किया है। चौथा इलेक्शन होगा जो हम साथ में लड़ेंगे। तो मुझे लगता है कि जब प्रदेश की जनता इसे दिल से स्वीकार कर रही है तो इस रिश्ते को और मजबूत बनाना चाहिए और हमारी पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी पूरी ईमानदारी के साथ इसको मजबूती से लेकर आगे चलते हैं। तो अगर जैसे आपने कहा कि 1+1 11 और इतने सालों से बीजेपी से आपका अलायंस है, तो अब जब चुनाव आया है तो जाहिर तौर पे आपकी भी कुछ एक्सपेक्टेशंस होंगी, कुछ उम्मीदें होंगी। कितनी सीटों पे इस बार आपके लड़ने का विचार है और कितनी की डिमांड है, ये इस बारे में अब तो एकदम आ गया है चुनाव? देखिए, निश्चित रूप से हर पार्टी
हम राजनीतिक दल चलाते हैं, तो हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं की भी अपनी उम्मीदें हैं, अपेक्षाएं हैं। और सीटों के बंटवारे की जहां तक बात है, तो हम दोनों पार्टी के लीडरशिप बैठ के समय आने पर उसको तय कर लेगी। हमारी सोच सिर्फ इतनी रहती है कि जहां भी हम साथ में मिलकर लड़ें, वो सीट हमें जीतनी चाहिए। हमारी जीती हुई सीटों की संख्या बढ़े। जहां आप जीत सकते हैं आप लड़ लीजिए, जहां हम जीत सकते हैं वहां हम लड़ लेंगे। भावना ये होनी चाहिए कि हमारी सिनर्जी बढ़े और परिणाम सकारात्मक हो। तो हम साथ में बैठ के समय आने पर इसको तय कर लेंगे। बट हम लोग तो पूछेंगे, दोबारा पूछेंगे, क्या आंकड़ा होगा? डबल कर देंगी आप अपना कोटा? नहीं, बिल्कुल आप पूछेंगे, आप अपना दायित्व तो निभाएंगे ही, लेकिन आंकड़ा क्या होगा ये मैं अभी नहीं बताऊंगी। ये हमारी पार्टी की अंदरूनी मसला है। हमारी पार्टी की अपनी कार्यकारिणी है, वो बैठ के तय करेगी और भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप के साथ बैठ के हम समय आने पर बात करेंगे और सीटों का बंटवारा हो जाएगा और बहुत अच्छे से हो जाएगा और परिणाम भी सकारात्मक आएंगे, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ। मैम, आज आप इंडस्ट्री और कॉमर्स के मिनिस्टर, अभी आपने पदभार संभाला है। आज अखिलेश यादव जी ने एक जगह बोला भी है कि बहुत सारे एमओयू साइन हुए, बहुत सारे इन्वेस्टर्स मीट हुए, वो कहाँ गए, कितना इन्वेस्टमेंट आया भी कि नहीं आया? उनका कहना है नहीं आया। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये कोई असत्य नहीं है कि लगभग 1045 एमओयूज इन्वेस्टर मीट के दौरान साइन हुए और लगभग 4.5 लाख करोड़ के एक इन्वेस्टमेंट भी आई इस प्रदेश के अंदर। और जहां तक रोजगार क्रिएट होने की या इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट का या उद्योग के विकास का विषय है, मैं इतना ही कहूंगी कि हम 2 वर्षों का समय न भूलें। हमने एक बहुत बड़ी पैंडेमिक का सामना किया है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। और उस पैंडेमिक ने सिर्फ उत्तर प्रदेश को नहीं बल्कि पूरे देश को, पूरी दुनिया को, दुनिया के तमाम देशों को हिलाकर रख दिया है। तो अगर एक ऐसी पैंडेमिक ना आती तो मुझे लगता है कि 2017 में सरकार बनने के बाद इन्वेस्टर मीट हुआ, जिस गति से काम और हो सकता था शायद हम उसमें और बेहतर करते। लेकिन निश्चित रूप से आप इस बात को स्वीकार करेंगे कि इस पैंडेमिक ने कहीं ना कहीं देश और दुनिया को, अर्थव्यवस्थाओं को नुकसान पहुंचाया है। लेकिन हमने इसका कड़ाई से मुकाबला भी किया है। और जिस तरीके से वैक्सीनेशन देश के अंदर हो रहा है, 75 करोड़ का वैक्सीनेशन हमने किया अभी कुछ दिन पहले, और आज माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है। 2 करोड़ के वैक्सीनेशन का लक्ष्य आज निर्धारित किया गया। तो हम इस कोरोना वायरस के इन्फेक्शन की चेन को ब्रेक करें और हमारी अर्थव्यवस्था में धीरे धीरे इससे गति भी आ रही है। तो मुझे लगता है कि 2 वर्षों में जो हमारी रफ्तार कम हुई है वो बढ़ेगी और बेचैनी और व्याकुलता की आवश्यकता नहीं है। एक बहुत बड़ी पैंडेमिक में हम सधे रहे, डटकर हमने मुकाबला किया और अपनी अर्थव्यवस्था को फिर से हम पटरी पर लाए हैं, ये महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश में रोजगार पैदा करने के सारे प्रयास किए जा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। 70 लाख से ज्यादा नए एमएसएमईज बनकर खड़े हो चुके हैं जिसमें करोड़ों लोगों को रोजगार मिलता है। तो ये सारे प्रयास हैं जो निरंतर चल रहे हैं। नहीं, इसलिए भी जरूरी था ये पूछना क्योंकि विपक्ष का लगातार ये आरोप है, कोरोना पैंडेमिक ये तो अपनी जगह था ही, लेकिन कि रोजगार एकदम नहीं मिले, महंगाई लगातार बढ़ी। तो आपको क्या लगता है आने वाले चुनाव में क्या प्रमुख मुद्दे होंगे? आपकी पार्टी के भी क्या, किस पॉइंट पे आप चलेंगे? कास्ट एंगल पे चलेंगे, डेवलपमेंट प्लान पे चलेंगे? ये जो विपक्ष के आरोप बार बार आते हैं, ये 2 महंगाई के, जॉब्स के, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, विपक्ष के आरोप तो आएंगे ही। विपक्ष लोकतंत्र में अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा है। सरकार को कटघरे में खड़ा करना, सरकार से सवाल पूछना, ये विपक्ष का दायित्व है और हम सवालों से घबरा भी नहीं रहे हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि अंततः फैसला कौन करेगा? ये फैसले होंगे जनता की अदालत में। तो आप अपने आरोपों के साथ जनता की अदालत में जाइए और हमने जो 5 साल का समय हमें मिला उसमें प्रदेश का जो भी विकास किया, उन सारी उपलब्धियों को लेकर, आप हमारे असफलताओं को लेकर जाइए, हम अपनी उपलब्धियों को लेकर जाएंगे और जनता को फैसला करने दीजिए कि हम इन 5 वर्षों में उनकी उम्मीदों पर कितने खरे उतर पाए हैं। मैम, ये 2 टॉपिक जो इस बीच उठे, जो एक तो जाति जनगणना का मुद्दा बहुत उठा, उस पर बहुत चर्चा हुई, शिक्षक भर्ती, इन सब भर्तियों में भी कोटे को लेके कुछ मुद्दे उठे। तो इसमें पार्टी आपकी क्या स्टैंड, आपका क्या, बीजेपी के? देखिए, दोनों विषय है, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहती हूं। 69,000 शिक्षक भर्ती में पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट भी आई है कि उसमें नियमों की अवहेलना हुई है और जो पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनके साथ अन्याय हुआ है। लंबे समय से अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं
और उनकी मनोदशा को मैं समझ भी रही हूं और मैंने इस विषय को शीर्ष स्तर पर उठाया भी है। मुझे आश्वासन भी मिला है कि इस विषय का समाधान करने का प्रयास सरकार और शीर्ष स्तर पर बैठे हुए हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेतागण कर भी रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसका सरकार कोई शीघ्र ही सकारात्मक निराकरण करेगी, क्योंकि छात्रों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए और मुझे पूरी उम्मीद है कि उनके साथ न्याय होगा। जहां तक कास्ट सेंसस की बात है, अभी आप जानते हैं कि एक प्रतिनिधि मंडल भी माननीय प्रधानमंत्री जी से मुलाकात करके आया है और हमारी पार्टी का स्पष्ट मत है और अब कमोवेश देश के सभी राजनीतिक दल इसके पक्ष में आ चुके हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की भी यही सिफारिश है कि कास्ट सेंसस देश में होनी चाहिए और हमारी पार्टी का भी स्पष्ट रूप से मत है कि 1931 के बाद इस देश के अंदर कास्ट सेंसस नहीं हुई है और अगर हम अब कास्ट सेंसस करते हैं तो ये एक जायज मांग है और हमें सिर्फ अपने जनगणना के जो क्वेश्चनआयर है उसमें एक एक्स्ट्रा कॉलम ऐड करना है और हमें जानना चाहिए कि हमारे देश में अलग अलग जातियों की क्या आबादी है, किसको हम कितना प्रतिनिधित्व दे पाए हैं, या सरकार की जो तमाम जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका लाभ हम कहां तक पहुंचा पाए हैं। अगर हमारे पास आबादी के सही आंकड़े नहीं होंगे तो हम कभी भी ये तय नहीं कर सकते कि हमने जो तमाम योजनाएं बनाई उनका लाभ किस हद तक किस तबके को पहुंचा है। इसलिए हमारी पार्टी मानती है कि जो छोटी छोटी जातियां हैं, जो समझ लीजिए कि अदृश्य जनसंख्या के रूप में है, वो भी स्पष्ट रूप से नजर आएंगी और सभी को सरकार की नीतियों का लाभ मिलेगा। ये मिलना भी चाहिए, इसलिए कास्ट सेंसस देश में होना चाहिए। ये सामाजिक समरसता की दृष्टि से अत्यंत आवश्यक है। इस पे आपको केंद्र से, प्रदेश सरकार से कोई आश्वासन या कोई इंडिकेशन मिला है? देखिए, हम एनडीए के एक सहयोगी हैं और हमने अपनी पार्टी का स्पष्ट मत रखा है। बाकी ये जो फैसला है 2021 में जो हमारी सेंसस होने जा रही है उसमें हमें जातिवार जनगणना करानी है या नहीं, ये निर्णय माननीय प्रधानमंत्री जी को लेना है। उन्होंने अन्य सभी राजनीतिक दलों के भी विचार को सुना है, एक प्रतिनिधि मंडल भी मिला है और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि पिछड़ा वर्ग आयोग भी इसकी सिफारिश कर चुका है। तो मुझे लगता है कि हम सबको प्रतीक्षा करनी चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश हित में हमेशा बड़े और कड़े फैसले लिए हैं, उससे कभी परहेज नहीं किया है और मुझे लगता है कि वो सभी पक्षों पर विचार करके इस संबंध में भी सकारात्मक निर्णय लेंगे। में इस टॉपिक को लेकर जाएंगे, यही मुद्दा है? हमारी पार्टी का स्पष्ट मत है और हम इसकी बात कर रहे हैं। हम शीर्ष स्तर पर बात कर चुके हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी के स्तर पर भी हम विषय को उठा चुके हैं और हमारा जो अपना सुझाव है हमने दिया है, लेकिन फैसला माननीय प्रधानमंत्री जी को करना है। और हमको लगता है कि जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी का एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, उन्होंने देश हित में कड़े फैसले भी किए हैं, बड़े फैसले भी किए हैं और वंचित वर्गों के हक में भी फैसले किए हैं। आपने देखा नीट के एग्जामिनेशन में उन्होंने ऑल इंडिया कोटा के तहत पिछड़ों के आरक्षण को लागू किया है। तो इसलिए हमारे अंदर एक उम्मीद है कि अगर ये होगा तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सरकार के समय में ही होगा। हमें इसकी पूरी उम्मीद है। नहीं, इसी नोट पे बहुत धन्यवाद आपका, आपने कई सारे हमारे सवालों का जवाब दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे अगले सेशन की ओर, जिसका नाम है काशी के मोदी। हमारे साथ